हिंदी लूसेंट्स सामान्य ज्ञान का मैं संपूर्ण ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी मतलब जिस भी एग्ज़ाम में, जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको जनरल अवेयरनेस या फिर सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। आप ये देख लो, ये हिंदी लूसेंट है और मैं नए संस्करण से करा रहा हूँ, हम बोले तो न्यू एडिशन से, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बाकी आपके पास अगर बुक है तो आप मिला लो, बुक नहीं है तो कोई नहीं, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, सारा कंप्लीट करेंगे। तो आज देख लेते हैं, आज छोटा वीडियो होगा और कल से सब्जेक्ट पे चलेंगे। आज सिर्फ इंट्रो है, तो इंट्रो देख लेते हैं जो काफ़ी स्मॉल है लूसेंट हिंदी में अगर देखें तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले भारत के इतिहास का इंट्रो। इसमें आपको मिलेगा पहले उपमहाद्वीप। ठीक है, उपमहाद्वीप को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, जो कि आप यहाँ मैप में देख सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो उत्तर में अगर देखा जाए तो हिमालय से लेकर के, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इधर आपको यहाँ पे हिंदू कुश मिलेगा, हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला है। और ये अराक्कन हो गया, इस साइड आप गिरतार आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मतलब पर्वत रेंज बोल रहा हूँ, पर्वत की श्रृंखलाएं जो है वो इस पूरे एरिया को बाकी एशिया से अलग करती है। ठीक है, तो इस कारण से ये एरिया थोड़ा आइसोलेटेड हो जाता है, ये जो क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप में कौन सा देश आ जाता है, तो इंडिया हो गया। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और ये श्रीलंका भी आ जाता है। और मालदीव एक अ, देश ही है। ठीक है, आइलैंड है, टापू का देश है, तो वो भी आ जाता है उपमहाद्वीप में। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर उपमहाद्वीप की बात करें तो ये उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। ये यहाँ पे आपको मिलेगा हिंद महासागर, तो वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं को देखें, विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ बीच में मिलेंगी उपमहाद्वीप के। उपमहाद्वीप बोलो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलो, तो ये पर्वत श्रृंखला जो है विंध्य की, वो उत्तर मतलब इस उपमहाद्वीप को उत्तर और दक्षिण में बांटती है, दो भागों में बांटती है। तो उत्तर वाला ये पार्ट हो गया, यहाँ पे है बीच में, तो ये वाला एरिया आप देख लो। ठीक है, और दक्षिण वाला ये। ठीक है, तो दो भागों में, मतलब अप्रॉक्स दो भागों में इसको बांटती है। महाकाव्य और पुराणों में अगर देखें, महाकाव्य महाभारत और रामायण, ये महाकाव्य होते हैं। तो या फिर पुराण में देखें तो भारत वर्ष के नाम से इसको कहा गया है। ठीक है, ये जो एरिया आपका उपमहाद्वीप, उसको भारतवर्ष कहा गया है। और भारतवर्ष का क्या मतलब है, भरतों का देश। ठीक है, भरतों का देश ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि भरत जो है एक प्राचीन कबीले थे उस टाइम पे, और उन्हीं के नाम पे कहा जाता था कि उनका देश है, भरतों का देश है। ठीक है, तो भारतवर्ष बोला जाने लगा। और यहाँ जो लोग रहते थे, जो भारतीय थे उस टाइम पे, उनको भारती कहते थे। ठीक है, भारती का मतलब होता है भरत की संतान, भरत जो कबीले थे प्राचीन, उनकी संतान। ठीक है, उपमहाद्वीप में आगे देख लेते हैं। भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप बोले तो जम्बू मतलब जामुन होता है, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। और ये जामुन आप देख लो ये फिगर में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। प्राचीन ईरानी की अगर बात करें तो एक सिंधु नदी बहती थी, तो उसके नाम पे इसे सिंधु, मतलब तो नहीं बोल पाते थे ईरानी लोग, तो वो इसे हिंदू कहते थे। ठीक है, ये उपमहाद्वीप को सिंधु के नाम पे वो लोग हिंदू बोलते थे, क्योंकि सिंधु बोल नहीं पाते थे, मे बी एक्सेंट के कारण। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, और पूरे देश को एक नदी के नाम से ही जाना जाने लगा। उसके बाद अगर यूनानी की बात करें तो यूनानी इसे इंदे कहते थे। ठीक है, हाँ, उनका मतलब सबके लैंग्वेज में अंतर होता है, सबकी भाषाओं में अंतर होता था, इस कारण से वो इसे इंदे बोलते थे। और अरब लोग ये इस उपमहाद्वीप को क्या कहते थे,
हिंद कहते थे। उस समय भारत जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ बट्टा नहीं था कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है। तो इस कारण से अगर प्राचीन भारत में आप जाओ तो आप देखोगे कि मतलब उपमहाद्वीप को पूरा लिया जाता है, जो एरिया मैंने मैप में दिखाया। और इसको यूनानी लोग क्या बोलते थे? इंदे बोलते थे। और अरब लोग इसको हिंद बोलते थे। महाकाल में इस देश को, सॉरी महाकाल बोल रहा हूँ, मध्यकाल में, मतलब मिडिल मिडाइवल इंडिया में इसको क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और ये हिंदुस्तान शब्द आया कैसे? तो फारसी शब्द हिंदू से ये बना है। तो मध्यकाल तक आते आते ये हिंदुस्तान में, हिंदू जो था फारसी शब्द, उससे हिंदुस्तान बन गया और आज तक हिंदुस्तान के नाम से जान रहे हैं। तो फिर इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे? तो यूनानी भाषा में जो इसको इंडे बोला जाता था, अभी मैंने बताया कि यूनान लोग इसको क्या बोलते थे? इंदे। तो इंदे के आधार पे ही अंग्रेज लोग इसको क्या बोलने लगे? इंडिया। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप नाम का देखो, मतलब उपमहाद्वीप के नाम का, तो ये इस तरह बदलता रहा है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन थी मतलब अबाउट उपमहाद्वीप। अब देख लेते हैं कि अगर उपमहाद्वीप की बात करें या अभी जो एरिया है उसकी बात करें भारत की, तो उत्तर में आपको इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं मिलेगी। बहुत सारी परिवार की भाषाएं बोली जाती है पूरे दुनिया में, अलग अलग एरिया में अगर आप देखो तो मतलब भारत में क्या है, ये उत्तर में आपको मिलेगा। उत्तर में किस परिवार की भाषाएं मिलेगी? तो वो मिलेगी इंडो यूरोपियन। ठीक है। और दक्षिण में अगर बात करें तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं मिलेगी। दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि उत्तर में जो है वो क्या है? इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। ये ध्यान में रखना है। बाकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है जनसंख्या के निर्माण का। वो कुछ प्रमुख नस्लों के लोगों के द्वारा बना है। ठीक है। उसके मिश्रण से बना है। तो वो कौन से नस्ल हैं, जिस मतलब प्रमुख नस्ल है जिससे भारत की जनसंख्या बनी है? तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, देन पोलियो मेडिटेरेनियन, उसके बाद काकेसाइड, आप देख लो निग्रॉयड, और लास्ट क्या है? मंगलॉयड। तो ये 5 प्रमुख नस्ल है जिसके मिश्रण से भारत की जनसंख्या बनी है। तो ये ध्यान में रखना। और ये देख लेते हैं, अगर मतलब भारतीय इतिहास की बात करें तो उसको सुविधा के लिए 3 भाग में बांटा जाता है: प्राचीन भारत, देन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि मतलब इसको डिवाइड किया गया था शुरू शुरू में 3 भागों में। तो सबसे पहले जो इतिहासकार थे, जो मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक, ये मतलब भारत छोड़ दो आप, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को इतिहास में किसने फर्स्ट टाइम मतलब डिवाइड किया था, भागों में बांटा था? तो वो थे जर्मन इतिहासकार थे, क्रिस्टोफ सेलिरस। तो क्रिस्टोफ सेलिरस की अगर बात कर लें तो वो 1638 से लेकर के 1707 एडी तक मतलब उनका ये जन्म काल है, मतलब सॉरी जीवन काल है, जन्म काल बोल रहा हूँ। और ये उनकी फ़ोटो है, आप ये देख लो। ठीक है। क्रिस्टोफ सेलिरस यही है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा परिचय था जो कि दिया हुआ है लूसेंट में, हिंदी लूसेंट में। और कल से हम लोग प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्राचीन कंप्लीट करेंगे, फिर मध्यकालीन को पूरा करेंगे, और देन आधुनिक भारत में जाएंगे। तो प्राचीन भारत से देख लेंगे। बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और थैंक यू।